Next topic is what makes India a federal country? What makes India a federal country? We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. हमने पहले देखा था कि जो स्मॉल कंट्रीज है बेल्जियम एंड श्रीलंका, जो स्मॉल कंट्रीज थी बेल्जियम एंड श्रीलंका, उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ गया था. फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ा ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए. डाइवर्सिटीज को मैनेज करने के लिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री? अब बेल्जियम और श्रीलंका जैसी छोटी कंट्रीज को तो स्मॉल कंट्रीज को इतनी प्रॉब्लम्स हुई, तो व्हाट अबाउट वास्ट कंट्री को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी? लाइक इंडिया. वास्ट कंट्री में क्या इंडिया को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी? एंड विथ सो मनी लैंग्वेजेस, क्योंकि इंडिया में क्या है, सो मनी लैंग्वेजेस है, रिलीजन्स है, रीजन्स है, कल्चर्स है. व्हाट आर दी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री? हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स क्या क्या है? हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स क्या क्या है? लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे. एंड इंडिया हैज इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. इंडिया हैज इमर्ज्ड, इंडिया ने इमर्ज किया, हैज एन मतलब इंडिया आज़ाद हुई, इमर्ज मतलब आज़ाद हुई, एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन. मतलब कि यू कैन से कि इंडिया जब आज़ाद हुई, इंडिपेंडेंट नेशन, एक पेनफुल था उसके लिए और एक ब्लडी पार्टीशन भी हुआ था. इंडिया को आज़ादी मिलने में बहुत पेनफुल, बहुत चीज़ों को सहना पड़ा था और उनमें से एक वही था, ब्लडी पार्टीशन भी था. ब्लडी पार्टीशन भी था. एंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब सून आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री. जैसे इंडिपेंडेंस हुआ तो जो सेवरल थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब यू कैन से प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े जो थे, वो क्या हो गए कि बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री के पार्ट हो गए, इंडिया के पार्ट हो गए. सवर मतलब सुन, आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो लोग हमारी कंट्री के पार्ट हो गए. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को किस में डिफाइन किया, क्या डिक्लेयर किया? दैट इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है. इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है. यहाँ ऑल्सो इट डिड नॉट यूज द वर्ड, और उसने फेडरेशन का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ. फेडरेशन का वर्ड यूज नहीं हुआ. द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन. जो इंडियन यूनिट है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? जो इंडियन यूनिट है वो फेडरेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वो फेडरेशन पे बेस्ड है. वो फेडरेशन पे बेस्ड है. एंड द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन. देखो डिड नॉट, यहाँ फेडरेशन की बात तो नहीं हुई, ठीक है, वर्ड यूज फेडरेशन का नहीं किया गया, वहाँ यूनियन ऑफ स्टेट का यूज़ किया गया. और जो इंडियन यूनियन है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? फेडरेशन के प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है. एंड लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड एबव. चलिए हम मतलब कि हम बैक चलते हैं, जो 7 फीचर्स है फेडरलिज्म के जो अभी मेंशन हुए थे उसके बारे में. We can see that all these features apply to the provisions of Indian Constitution. हमने देखा ये जो सारे फीचर्स हैं, वो ये जो सारे फीचर्स हैं अप्लाई प्रोविजंस, ये सारे फीचर्स प्रोविजंस के रूप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऐड है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में बात की गई है. एंड
और ये प्रोविजंस लागू भी होते हैं। अगर आप कहें कि ये प्रोविजंस अप्लाई we can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution। हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो सभी बातें हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस पर लागू होती है, डिफरेंट प्रोविजंस पर अप्लाई होती है, डिफरेंट प्रोविजंस पर अप्लाई होती है। ये सारी बातें डिफरेंट प्रोविजंस पर अप्लाई होती हैं, इनके जो फेडरलिज्म के फीचर्स थे। एंड the constitution originally provided for a two-tier system of government। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली क्या कर रहा है, प्रोवाइडेड फॉर अ टू टियर ऑफ सिस्टम, मतलब टू टियर ऑफ गवर्नमेंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम टू टियर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट द यूनियन गवर्नमेंट, और व्हाट वी कॉल यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है। यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स कि the constitution originally divided for a two-tier system of government। two-tier system of government क्या है? पहला the union government और what we call the central government। यूनियन गवर्नमेंट है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और जो सेकेंड है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। एंड रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ द इंडिया, और ये क्या यूनियन ऑफ द इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जो सेकेंड है वो क्या है, वो स्टेट गवर्नमेंट है। जो सेकेंड है वो क्या है, वो स्टेट गवर्नमेंट है। एंड लेटर अ थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद से कौन सी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट आई है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कौन सी आई है कि पंचायत और म्यूनसिपालिटी को भी ऐड किया गया। पंचायत और म्यूनसिपालिटी को भी क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया। क्या किया गया, ऐड किया गया। ऐड इसमें हमने म्यूनसिपालिटीज और उसको ऐड किया। एज इन एनी फेडरेशन, as in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction। means कि as किसी भी फेडरेशन में ये जो डिफरेंट टियर्स है, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है, या इनके एक डिफरेंट सेपरेट जुरिस्डिक्शंस होते हैं, मतलब सेपरेट इनका एरिया डिवाइड होता है, वहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन करे, टैक्सेशन रहे, रेवेन्यू, ये इनका एक अलग डिफाइंड होता है। ठीक है। एंड the constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers। जो कॉन्स्टिट्यूशन थे क्लियरली प्रोवाइडेड, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली प्रोवाइड किया था थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर कॉन्स्टिट्यूशन में साफ कहा गया था। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the and the state government। Thus, it contains three lists। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बताया था थ्री फोल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कहा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो यूनियन गवर्नमेंट है एंड द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ मतलब के बीच में जो लेजिस्लेटिव के पावर्स है उसको हमने थ्री फोल्ड्स में डिवाइड किया गया है। जो लेजिस्लेटिव के पावर्स हैं उसको हमने क्या किया है, थ्री फोल्ड्स में डिवाइड किया गया है। लेजिस्लेटिव पावर्स को हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में थ्री फोल्ड्स में डिवाइड किया गया है। और कौन कौन से फोल्ड्स में डिवाइड किया गया है थ्री फोल्ड्स में? पहला फोल्ड क्या है, पहला फोल्ड आपका यूनियन है। फर्स्ट क्या है, यूनियन लिस्ट। फर्स्ट क्या है, यूनियन लिस्ट। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट में क्या कहा गया, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस
सच एज, इसमें कौन कौन से कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता था, नेशनल लेवल का, मीन्स कि नेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस से सच एज, इसमें क्या इंक्लूड किया जा रहा था, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, इसमें डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी को इसमें इंक्लूड किया जा रहा था। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. Means कि इसमें था यूनियन लिस्ट को इंक्लूड किया जा रहा था, इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में, नेशनल इम्पोर्टेंस में इसको इंक्लूड किया जा रहा था, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स में, बैंकिंग में, कम्युनिकेशंस में एंड करेंसी में, और दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, इनको इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया जा रहा था बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, बिकॉज हमें नीड थी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की, किसकी थी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की नीड थी ऑन दीज मैटर, मतलब थ्रू आउट दी कंट्री, पूरी कंट्री में हमें इनके लिए एक डिफरेंट पॉलिसी की, यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत थी। इन मैटर्स पे बात करने के लिए हमें एक डिफरेंट पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत थी। एंड द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अलोन कैन द यूनियन गवर्नमेंट है अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दी सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मेंशन है सब्जेक्ट, जो हमने मेंशन किया है, लाइक कौन सा, डिफेंस, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये जो हमने डिफाइन किया, ये जो हमने इंक्लूड किया है सब्जेक्ट को, ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही इस पर अलोन डिसीजन लेती है। इन सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट ही अलोन इस पर डिसीजन ले सकती है, या लेती रहेगी या लेगी, ठीक है, लेती। एंड यूनियन गवर्नमेंट दैट इज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेती है। एंड सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये यूनियन लिस्ट की जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात की, वो सब का डिसीजन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कंटेन करती है, स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट, स्टेट लिस्ट क्या कंटेन करती है, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट के, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, ये इसके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टेट के कुछ सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं और लोकल सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के भी कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज सच एज, कौन कौन से हैं, पुलिस है, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एंड द स्टेट गवर्नमेंट अलोन इस लॉ में इसके लॉज को बनाती है और वो अकेले इसका डिसीजन लेती है, वो अकेले इसका डिसीजन लेती। स्टेट लिस्ट में जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इन सब के सब्जेक्ट पे बात सिर्फ अलोन कौन डिसीजन ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इस पे डिसीजन ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इस पे डिसीजन ले सकती है। एंड इस पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। एंड द लास्ट इज कंकरेंट लिस्ट,
इस पे अनोनली सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी और यूनियन लिस्ट पे अनोनली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। एंड कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, इसमें इंक्लूड करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी कंकरेंट लिस्ट में पार्टिसिपेट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी यो कंकरेंट लिस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये दोनों मिलकर डिसीजंस लेते हैं। कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे सब्जेक्ट यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसीजंस लेते हैं। मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेकर मिलकर डिसीजन लेते हैं कंकरेंट लिस्ट में। एंड कंकरेंट लिस्ट में ये लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट सच एज, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ जाता है, एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कंकरेंट का कि CBSE सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड, जो कि सेंटर से इसका डिसीजन आता है CBSE का। और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्टेट में यूपी बोर्ड आ जाता है। तो हर लेवल पे मीन्स कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है। उन सब चीज़ों को हमने किसकी लिस्ट में रखा है, कंकरेंट लिस्ट में रखा है। उन सबको हमने किस लिस्ट में रखा है, कंकरेंट लिस्ट में रखा है। एंड कंकरेंट लिस्ट में रखा, दैट इज फर्स्ट एजुकेशन। पहला क्या है, एजुकेशन को हमने कंकरेंट लिस्ट में रखा है। सेकंड क्या है, फॉरेस्ट में फर्स्ट एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा, सेकंड फॉरेस्ट को रखा, थर्ड ट्रेड यूनियन को रखा, फोर्थ मैरिज को रखा, फिफ्थ एडॉप्शन को रखा एंड सिक्स्थ सक्सेशन को रखा यू कैन से कि हमने जो फर्स्ट है हमने इसमें क्या क्या रखा कि इसमें हम एजुकेशन को रखा, फॉरेस्ट को रखा, ट्रेड यूनियंस को रखा एंड मैरिज को रखा एंड एडॉप्शन गोद लेना और सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारी, मतलब वहाँ का राज किसको मिलेगा, उत्तराधिकारी। दैट्स एंड both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list। कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डिसीजन ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डिसीजन ले सकती है एंड दोनों ही डिसीजंस ले सकती है। इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर स्टेट या सेंट्रल के लॉज कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो जो लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स कि अगर कुछ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन, इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगर आपस में इनके कुछ लॉज कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो जो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, रूल बनाएगी, वही फॉलो किया जाएगा। मतलब अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है रूल्स बनाने में कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में, तो किसका डिसीजन माना जाएगा, यूनियन का, मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन माना जाएगा। किसका डिसीजन माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन माना जाएगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन माना जाएगा। एंड वे
तो हमने क्या पढ़ा, डेट इज जो हमारा लेजिस्लेचर है उसको हमने क्या किया है, 3/4 में डिवाइड किया है, 3/4 डिस्ट्रीब्यूट किया है, और किसके, लेजिस्लेचर के पावर को 3/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। दैन तो हमारा जो पहला 3/4 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पहला यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में हमने डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी को इंक्लूड किया था। और इसमें आखिरी डिसीजन या अलोन डिसीजन किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर सेम। यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर सेम। एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट कंटेन सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट और लोकली कुछ सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करती है, सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इसमें अलोन कौन डिसीजन लेता है, स्टेट इसमें अलोन डिसीजन लेती है। इसमें अलोन कौन डिसीजन लेता है, इसमें अलोन स्टेट डिसीजन लेती है। एंड द स्टेट एंड कंकरेंट की बात करें तो कंकरेंट जो लिस्ट है इंक्लूड है सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसमें सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, इसमें डिसीजन कौन लेते हैं, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी डिसीजन ले लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें मिलकर डिसीजन लेती है। अगर दोनों के डिसीजंस में मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसकी बात मानी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाती है। और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स है, इसके एग्जाम्पल्स है एजुकेशन। हमने आपको इसका एक एग्जाम्पल एजुकेशन का बताया था, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और आपने इसका था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में स्टेट गवर्नमेंट हो गई और सेंट्रल से सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। तो इसमें क्या है, ये दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दी 3 लिस्ट, मतलब कि व्हाट, और उन सब्जेक्ट्स के का उन सब्जेक्ट्स का क्या होगा जो इन 3 लिस्ट में भी 3 लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। 3 लिस्ट में जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है, 3 लिस्ट में भी इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, उनका क्या होगा। एंड और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। लाइक एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा कब आया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था तब हमारा क्या आया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आया, तब हमारा कब क्या आया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गया। एंड इफ देयर लॉज और अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन the union government has the power to legislate on this residuary subject। जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारे मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, जो बाकी बच गए हैं सब्जेक्ट, यूनियन मतलब क्या उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको इंक्लूड कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो भी बाकी उनके बाद जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आया वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, वो हमारी यूनियन लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में। एंड वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशंस that are formed by holding together do not give equal power to its constituent unit। अभी हमने नोट किया कि अभी हमने ये भी देखा, हमने ये नोट किया दैट मोस्ट फेडरेशन, ये जो फेडरेशंस हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय, ये जो फेडरेशंस फॉर्म हुए हैं होल्डिंग टुगेदर, ये जो फेडरेशंस को फॉर्म किया गया बाय होल्डिंग टुगेदर दैट आर
ये डू नॉट इक्वल, आपने देखा कि सबको इक्वल पावर नहीं दिया गया है। हमने अभी ऊपर देखा कि सबको मतलब होल्डिंग टुगेदर जो है, जो पॉलिसी है फेडरेशन की, उसको हमने देखा कि सबको इक्वली पावर नहीं डिवाइड किए गए हैं, सबको अलग अलग पावर्स डिवाइड किए गए हैं, सबको इक्वली पावर्स डिवाइड नहीं है। एंड दैट इज इक्वली पावर डिवाइड नहीं है, ठीक है। एंड थस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, जितने भी स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन में उनको आइडेंटिकल पावर, उनकी खुद की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उन्हें पावर नहीं दिया गया है। मीन्स कि जितने भी राज्य यहाँ पर है उनको इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, उन्हें इक्वली पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। एंड thus all states union do not have identical, some state enjoy special state, मतलब कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, कुछ स्टेट्स को क्या दिया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और वो स्पेशल स्टेटस क्या है, किसको दिया गया है स्पेशल स्टेटस, दैट इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हैज इट, अभी तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी हो चुकी है जम्मू कश्मीर, और आपकी बुक में जो है वो जस्ट आप थिंक कर पढ़ लीजिए, दैट इज सम स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया, दैट जम्मू कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर के पास क्या है, उसका ओन कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू कश्मीर के पास उसके खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। और देखिए पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, बट वो यूनियन टेरिटरी हो गया, दैट इज जो यूनियन टेरिटरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, एंड वहाँ क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी हो गया। अभी अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जब जम्मू कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट थी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने रूल्स एंड रेगुलेशन, एक तो जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू कश्मीर का क्या है अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और जितने भी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो सारे प्रोविजंस आप जम्मू कश्मीर में नहीं लगा सकते थे, वो सारे प्रोविजन आप जम्मू कश्मीर में इंक्लूड नहीं कर सकते थे। एंड विदाउट, और अगर आपको इंक्लूड करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता था स्टेट असेंबली की। आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ता था, स्टेट असेंबली का आपको अप्रूवल लेना पड़ता था, स्टेट असेंबली की आपको अप्रूवल लेना पड़ता था। एंड स्टेट असेंबली इंडियन who are not permanent residents of this state, जो इंडियन थे वो इस स्टेट के जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं थे बाय लैंड और हाउस हियर, वो यहाँ पे लैंड और हाउस नहीं खरीद सकते थे, वो यहाँ पे लैंड और हाउस नहीं खरीद सकते थे। ये तब की बात है दैट इज के जब स्टेट था जम्मू कश्मीर, अभी गवर्नमेंट में चेंज हुआ है, सो माइंड दैट थिंग, आप उसको रीड करेंगे। गवर्नमेंट में चेंज हुआ है कि अब हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी है, आप वहाँ पे अपना स्टेट, वहाँ पे आप लैंड भी ले सकते हो, वहाँ पे आप हाउस भी खरीद सकते हो। बट जब वो स्टेट था तो हमें अलाउ नहीं था कि हम वहाँ पे लैंड खरीद सके या हाउस खरीद सके, क्योंकि जो वहाँ के, अगर हम परमानेंट वहाँ के रेसिडेंट तो थे नहीं तो हमें ये अलाउ नहीं था। एंड सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमारे अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया को भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन हमारे अदर स्टेट्स को भी प्रोवाइड किए गए हैं। अदर स्टेट्स मीन्स जो हमारे अदर स्टेट्स को भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, दैट इज कुछ प्रोविजंस उन्हें क्या क्या दिए गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ कुछ प्रोविजंस उन्हें दिए गए हैं that you can say practiced how federalism practiced the constitution declared as union of state concurrent list, ठीक है, that is the end of the
topic today.